RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हमने पिछली वीडियो में आपकी कक्षा 9 के जो गति चैप्टर है भौतिक विज्ञान से उसकी कंप्लीट थ्योरी और पाठ्यनिहित प्रश्नों को हमने आपको पूर्ण रूपेण समझा दिया है। अब इसी क्रम में हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं गति अध्याय के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे चैनल RKB कैंफी वीडियोस पर और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को जो रिस्पॉन्स पहले से देते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार का प्यार आप सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो गति चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो इस प्रश्न के अनुसार इसमें जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले उस दी गई राशि को लिख लीजिए। इसमें दिया गया है कि एक एथलीट एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ का, जिसका व्यास को हम डायमीटर d से प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास लिख लीजिए। चलिए, तो व्यास दिया हुआ है 200 मीटर। तो व्यास हो गया A से लेकर B तक। फिर इसके बाद कहा गया है कि जैसे ही वो एथलीट एक चक्कर पूरा करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय, एक चक्कर में लगा समय जो दिया हुआ है वो दिया है 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। तो 40 सेकंड हो गया। और फिर पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात 2 मिनट 20 सेकंड तक वो कितनी दूरी चलेगा और उस समय उसका विस्थापन कितना होगा। तो पहले आप इस 2 मिनट 20 सेकंड को मिनट की बजाय सेकंड में बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड, जो कि हो जाएगा 120 प्लस 20 सेकंड यानी 140 सेकंड के बराबर ये आ जाएगा। अब इसमें एक बात देखिए भाई, ये 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा रहा है। व्यास दे दिया इसका 200 मीटर, तो त्रिज्या हम कह सकते हैं 100 मीटर के बराबर होगी। जब वो एथलीट चक्कर लगाएगा, गति करेगा, तो वो जो दौड़ लगा रहा है वो इस परिधि के पथ पर गति कर रहा है, इस स्थान पर गति करेगा, इस पथ पर गति करेगा। तो जो वो गति करेगा, जो वो दूरी चलेगा, 2 मिनट 20 सेकंड में दूरी पूछी है, एक तो आपको निकालनी है दूरी और एक निकालना है आपको विस्थापन। तो पहले ये देख लीजिए कि वो कितनी दूरी चलता है और किस जगह उपस्थित होगा इस 2 मिनट 20 सेकंड में। देखिए, मान के चलते हैं कि वो एक बिंदु से चलता है, तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा, फिर 80 सेकंड में दूसरा चक्कर पूरा, फिर 120 सेकंड में तीसरा चक्कर पूरा। 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर लेता है और उसके बाद भी ये 20 सेकंड बच जाती हैं। जब 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर है तो 20 सेकंड में ये आधा चक्कर चलेगा। तो यहां इसका मतलब 120 प्लस 20 जो मैंने यहां पर लिखा था, इसका पूर्ण अर्थ क्या है कि वो एथलीट, वो व्यक्ति 3 तो पूर्ण चक्कर लगाता है प्लस 1 आधा चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की, उस एथलीट की हम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ होगा। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति एथलीट बिंदु बी पर होगा। तो यहां लिख सकते हैं, इसी आधार पर आप लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि एथलीट 140 सेकंड में 3 पूर्ण तथा 1 आधा चक्कर लगाता है, अतः वह बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी पर पहुंचेगा। अब हमें निकालनी है कुल दूरी। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी जो कि परिधि के बराबर होती है और परिधि होगी इसकी 2 पाई r के बराबर।
r है त्रिज्या, यानी हो जाएगा 2, पाई का मान हो जाएगा 3.14 और r त्रिज्या हमने कितनी बताई थी 100 मीटर। तो जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.28 इंटू 100 यानी 628 मीटर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर व्यास 200 मीटर है, मीटर में व्यास है, तो यहाँ पर ये परिधि आपकी 628 मीटर के करीब आ जाएगी। एक चक्कर में चली गई दूरी, परिधि क्या है, एक चक्कर में चली गई दूरी। लेकिन वो 3 चक्कर तो यहाँ पूरे कर रहा है और आधा चक्कर ये पूरा कर रहा है, इसलिए कुल दूरी जो निकालेगा वो एथलीट द्वारा चली गई कुल दूरी वो यहाँ पर हो जाएगा 3 चक्कर में तो 628, एक चक्कर में 628 मीटर, तो गुना हो जाएगा 3 प्लस आधा चक्कर और गुना 628। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ इसका पूरा मान निकाल सकते हैं, जो कि कैलकुलेट करने पर आपका लगभग आ जाएगा ये 2200 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करके देख सकते हैं। अब यहां पर हमने ये दूरी तो निकाल ली, अब इसके बाद हमें निकालना है विस्थापन। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी, यहां ए से बी की सीधी दूरी जो है उसको हम विस्थापन कहेंगे। अब जैसे ये व्यक्ति ए से चला, जब एक चक्कर पूरा किया तो वापस बिंदु ए पर आ गया तो विस्थापन 0। दूसरे चक्कर में फिर बी से होता हुआ ए पर आ गया तो फिर विस्थापन 0। तीसरे चक्कर में भी ये ए पर आ गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 पूर्ण चक्कर अगर वो लगा रहा है तो उसमें तो विस्थापन होगा 0। लेकिन जैसे ये आधा चक्कर लगाएगा तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, ये इसका व्यास है और व्यास कितना गया है 200 मीटर है। तो इस आधार पर इसका विस्थापन 200 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये दूरी निकाल दी और विस्थापन भी आपका इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहां तो वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्गाकार पथ पर गति कर रहा हो जिसकी भुजा हम 200 मीटर ले ले और ये बिंदु ए से चलता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ इसका एक चक्कर भी ये 200 मीटर दूरी हो गई और एक चक्कर 40 सेकंड में पूरी कर रहा है। इसमें क्वेश्चन में दिया था एथलीट वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, यहां मैं कह रहा हूं कि एक एथलीट एक वर्गाकार पथ पर गति कर रहा है जिसका वह एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है और 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसकी दूरी और उसका कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को स्वयं करके देखिए। आइए अब इसके पश्चात अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 में 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर वापस 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे, जबकि इसके लिए 2 अवस्थाएं दी गई हैं आपको। ए में दिया हुआ है सिरे ए से सिरे बी तक तथा बी में सिरे ए से सिरे सी तक। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जोसेफ एक बिंदु ए से बिंदु बी तक की गति करता है जिसके लिए कुल दूरी दी गई है 300 मीटर। ये दूरी दे दी गई है ए से बी के बीच सीधे रास्ते पर वो चलता है और कहा गया है कि ये सारी दूरी कंप्लीट दूरी जो है वो 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में वो इतना समय लेता है। उसके पश्चात फिर कहा है कि वो इस बिंदु से पहले तो ए से बी तक गया, लेकिन उसके बाद फिर बी से वो एक बिंदु है इसमें बिंदु सी तक गति करता है जो कि 100 मीटर की दूरी पर है और इस 100 मीटर को चलने में वो 1 मिनट का समय लेता है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो राशियां हमें दी गई हैं उसके बारे में हमने यहां पर आपके सामने लिख दिया, एक चित्र के द्वारा हमने इसको प्रदर्शित किया। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी एक तो आपको ज्ञात करनी है औसत चाल और एक ज्ञात करना है औसत वेग। अब इन दोनों को हमें ज्ञात करना है।
लेकिन इसके लिए भी दो स्थिति दे दी। एक बार तो दे दिया गया ए से लेकर बी तक और एक बार ले दिया गया है ए से लेकर सी तक। तो इन दोनों अवस्थाओं में हमें इस औसत चाल और औसत वेग की गणना करनी है। तो यहां पर एक राशि दी गई है आपको मीटर में, ये 300 मीटर, ये 100 मीटर। दूसरी राशि में जो समय दिया हुआ है आपको वो मिनट और सेकंड में दिया गया है। तो या तो आप इस टोटल समय को मिनट में बदलिए या टोटल समय को सेकंड में बदलिए। तो हम एमकेएस पद्धति के अनुसार समय का मात्रक सेकंड लेकर चलते हैं, तो हम यहां भी इस समय को सेकंड में ही बदल लेते हैं। तो औसत चाल और औसत वेग के जो सूत्र हैं हमने आपको थ्योरी में बताए भी थे। तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय और औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो आइए अब इन सूत्रों के अनुसार हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो जैसे हम ए से बी तक लेकर चलते हैं तो इस फिलहाल बी सी को भूल जाइए। ए से बी तक की जो हमारी कुल दूरी है, कुल दूरी वो हमारी आ गई 300 मीटर, 300 मीटर। अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं कुल समय। तो कुल समय हमारा कितना है? कुल समय हमारा है 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड के। तो यहां 2 मिनट में हमारा 120, 2 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 गुना 60 कर दिया और प्लस का 30, यानी ये हमारा हो गया 150 सेकंड। अब यहां हमारा कुल दूरी आ गया, कुल समय आ गई। तो औसत चाल निकाल सकते हैं हम। औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा आपका कुल दूरी बटा कुल समय। तो जैसे ही हम ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो औसत चाल हमारी आ जाएगी कुल दूरी यानी 300, कुल समय यानी 150। तो ये आ जाएगा हमारा 2, क्या एक मीटर में है तो मीटर और ये सेकंड में है तो प्रति सेकंड, यानी आंसर हमारा आ जाएगा औसत चाल का 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी प्रकार से अगर हम औसत वेग को देखें तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल टाइम, कुल समय। तो यहां हम इसमें अगर देखें तो विस्थापन ए से बी तक ही है हमारा, तो विस्थापन यहां भी हमारा 300 है और समय हमारा 150 है। तो औसत वेग भी हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल ही आ जाएगा। यानी इस अवस्था में जब वेग और चाल को देख रहे हैं तो समान दूरी समान विस्थापन होने के कारण हमारे चाल और वेग समान आएगा। लेकिन अगर दूरी और विस्थापन में अंतर होता है तो फिर हमारी चाल और औसत वेग वगैरह जो हैं ये भी अलग अलग ही आएंगे। जैसे इस ए से सी की अवस्था में निकालिए। ए से सी की अवस्था में अब यहां से ये आ जाएगा केवल इतना। देखिए दूरी पहले वो 300 चला, फिर वो 100 चला, तो यहां पर कुल दूरी हो जाएगी 300 प्लस 100, 300 और 100 मिला के ये हो जाएगा आपका 400 मीटर। अब की बार कुल दूरी है, लेकिन यहां पर कुल विस्थापन अगर हम देखें, ये टोटल दूरी थी 300, ये 100 वापस आ गया तो विस्थापन है ये कितनी दूरी हो चुकी? 200। तो यहां पर कुल विस्थापन आ गया आपका 200। लेकिन अब समय की बात अगर हम करें तो समय पहले ये 2 मिनट 30 सेकंड तो यहां पर था, यानी 150 सेकंड तो एक था, प्लस यहां ये 1 मिनट वापस चलता है यानी 60 सेकंड ये रहा। तो इसके बाद ये आपका आ गया 210 सेकंड टोटल टाइम हो गया। इसके लिए भी जो टोटल टाइम होगा वो 210 ही होगा, क्योंकि जब यहां से चला तो कुल विस्थापन यहां तक आने में लिया गया कुल समय ही लिया जाएगा। तो इस आधार पर अब यहां अगर हम औसत चाल निकालें तो औसत चाल ये इक्वल टू हो जाएगी हमारी कुल दूरी यानी 400 बटा कुल समय यानी 210, और जबकि यहां पर हो जाएगा 200 अपॉन 210। जैसे ही हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनके आंसर आ जाएंगे। ये तो आ जाएगा 1.90 और ये आ जाएगा 0.95। हमने इनकी कैलकुलेशंस कर दी, लेकिन जो हमारे ये आंसर आए हैं क्या ये सही हैं? अब आप इनकी कैलकुलेशन करके देखना, ये वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन जब तक हम इनके मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक हमारे उत्तर सही नहीं होंगे। हो सकता है ये कैलकुलेशन हमारी सही आ गई, लेकिन यहां क्या लिखें, ये 1.90 क्या है, जब तक ये हमें मालूम नहीं होगा तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड।
तो चाल, औसत चाल अब की बार आ जाएगी 1.90 मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर आ जाएगा वेग का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस औसत वेग की वैल्यू हो जाएगी 0.95 मीटर प्रति सेकंड। दोनों मान अलग अलग आए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों में चाल और वेग जब निकालनी है तो हमें दूरी और विस्थापन की आवश्यकता होती है, और दूरी और विस्थापन अलग अलग होने के कारण ही हमारी इनकी वैल्यू अलग अलग आई है। तो इस प्रकार से आप अन्य क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको पहले 2 क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न से आपके लिए गए हैं गति चैप्टर के, उनको कंप्लीट कराया। उम्मीद कर रहे हैं कि इन दोनों को जिस प्रकार से हमने सरल भाषा में और विस्तार पूर्वक आपको समझाया है, आप लोगों की समझ में अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार जब आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आप अब इसके पश्चात एनसीईआरटी बुक को उठाइए, उसमें से फिर इन क्वेश्चंस को हल करके देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो आप दोबारा से वीडियो देखिए कि आपने कहां कमी की थी, आपसे कहां गलती हुई है, ताकि आगे आप जो क्वेश्चन करेंगे तो उनको सोल्व करने में आपको कोई परेशानी न हो। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।